नैनीताल के पास ही के गांव में एक घर होता है जिस घर के अंदर एक आशीष नाम का व्यक्ति रहा करता है। आशीष जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे गम हैं, उसकी पत्नी काफ़ी दिन पहले इस दुनिया को एक बीमारी के चलते छोड़कर चली गई है और उसके बाद से वह अपने घर के अंदर बड़ा ही मायूस और बड़ा ही परेशान रहा करता है, क्योंकि आशीष का इस दुनिया में उसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। उसके माता पिता तो बचपन में उसे छोड़कर जा चुके थे, लेकिन जब उसकी शादी हो गई थी तो उसके बाद उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अब आराम से व्यतीत होगी, लेकिन उसके बाद ऊपर वाले ने उससे उसकी पत्नी को भी छीन लिया। इन गमों को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और बड़ी बुरी तरह से अपने घर के अंदर रहा करता है। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब आशीष अपने घर के अंदर आराम करने के लिए जा रहा था तो उसी दौरान उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और बारिश के चलते कोई व्यक्ति शायद उसका दरवाज़ा खटखटा रहा था। इसके बाद यहाँ पर जो आशीष होता है वह जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक जवान महिला जिसके कपड़े काफ़ी गंदे हैं और साथ में एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र महज 4 साल रही होगी। छोटे से बच्चे के साथ वह महिला दरवाजे पर खड़ी हुई थी और जैसे ही आशीष दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पर वह महिला हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि देखिए, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, क्या आप आज के लिए हमें अपने घर के अंदर एक कोना दे सकते हो जिसमें बैठकर हम बारिश से बच सकें, क्योंकि हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद आशीष कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी जो महिला होती है वो दोबारा से कहती है, देखिए अगर मेरी ही बात होती तो कोई बात नहीं, मैं तो बारिश में भीग भी लेती, लेकिन मेरा बच्चा छोटा है और वो बीमार हो जाएगा। इसके बाद आशीष उस बच्चे की तरफ देखता है और उस बच्चे पर उसे तरस आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अंदर आओ, अंदर आप आराम से बैठ सकती हो। इसके बाद आशीष उन्हें अंदर ले आता है और यहाँ पर जब वो लोग अंदर आ जाते हैं तो बच्चे की तरफ देखने के बाद आशीष को लगता है कि शायद बच्चा भूखा भी है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो आशीष होता है वह किचन के अंदर जाता है और वहाँ से 2 रोटियां अचार के साथ लेकर आता है और उस बच्चे से पूछने लगता है कि क्या तुम खाना खाओगे। अब यहाँ पर जो बच्चा होता है जो कि छोटा सा है वह काफ़ी ज़्यादा भूखा था और वह हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद आशीष उस रोटी की थाली को उसके सामने कर देता है और कहता है कि आराम से खा लो और खाने के बाद इस कमरे में चले जाना, ये कमरा पूरी तरह से खाली है और अंदर से दरवाजे को बेशक से लॉक कर लेना। ऐसा कहकर आशीष अपने कमरे में चला जाता है और उसके बाद वह महिला उस बच्चे को लेकर उस कमरे में चली जाती है जिसके लिए आशीष ने कहा था। अब यहाँ पर इस महिला ने अंदर से दरवाजे को लॉक कर लिया था, लेकिन पूरी रात भर आशीष अपने कमरे में आराम करता है और वह इससे कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ पर महिला थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि वह संसार की ठोकरें खा खा कर बहुत कुछ सीख चुकी थी और उसे यहाँ पर डर लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। वो तो बच्चे की वजह से उसे यहाँ पर आश्रय लेना पड़ा है। लेकिन धीरे धीरे रात कंप्लीट हो जाती है और जैसे दूसरे दिन की सुबह आशीष खड़ा होता अपने बिस्तर से तो उसके बाद घर को देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि घर इतना साफ था जितना साफ उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद वह देखता है तो किचन के अंदर वही महिला लगी हुई है जो किचन को पूरी तरह से व्यवस्थित कर चुकी है, बस 2-4 डिब्बों को एक जगह रखना रह गया था। अब इसके बाद जैसे आशीष वहां पर आता है तो उस महिला को देखता और कहता कि तुमने ये सब क्या कर दिया। तो यहाँ पर वह महिला कहती है, देखिए आप बुरा मत मानिए, आपने हमें एक रात के लिए जगह दी थी तो इसी वजह से मैं आपके घर को व्यवस्थित कर रही थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा गंदा था और वैसे भी गंदगी कहीं भी अच्छी नहीं लगती। अब इस बात को देखकर यहाँ पर आशीष बहुत कुछ सोचने लगता है और मन ही मन अपने उन दोनों को याद करने लगता है जब उसकी पत्नी पहली बार उसके घर में आई थी और यहाँ पर आने के बाद उसने इसी तरह से साफ सफाई की थी। फिलहाल यहाँ पर इस महिला ने भी उसी तरह से साफ सफाई की है और यही वर्ड इस महिला ने कहे हैं वही उसने कहा था कि गंदगी कहीं भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद आशीष वहां से अपने कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर में वह महिला पूरे घर का काम करने के बाद कहने लगती कि ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम लोग चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आशीष होता है वह खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद पूछने लगता है कि देखिए अगर बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो महिला होती है वो कहने लगती है कि हाँ बताओ आपको क्या पूछना है। तो आशीष कहने लगता है कि आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो और इस तरह से आप किसी अनजान व्यक्ति के घर में कैसे रुक सकती हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो महिला होती है एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। आशीष सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इससे कुछ गलत पूछ लिया हो। तो उसके बाद वो कहने लगता है देखिए अगर आपको बुरा लगा हो तो बेशक से इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, आप जा सकती हो और मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछना चाहता। लेकिन तभी यहाँ पर जो वह महिला होती है वो एकदम से अपनी आंखों के आंसू को पहुंचती है और कहती है कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, आपने तो हमारे साथ भलाई किया है और आप जैसा भला इंसान मैंने कभी भी नहीं देखा, क्योंकि रात के समय मेरे बच्चे को देखने के बाद आप समझ गए थे कि बच्चा भूखा है और उसके बाद आपने इसे खाना लाकर दे दिया था। कल सच में हमने पूरे दिन में दोनों माँ बेटों ने कुछ भी नहीं खाया
खाया था और आपने जो 2 रोटियां दी थी उसमें से आधी रोटी तो बच्चे ने खाई थी और 1.5 रोटी मैंने खाई थी। ये आंसू तो उन बातों को सोचकर आ गए जिन बातों की वजह से हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। आशीष जो होता है वह उसकी भावनाओं को समझता है और पूछने लगता है कि अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे बता सकती हो। इसके बाद जो महिला होती है वह आशीष को बताने लगती है। वह कहती है कि दरअसल मेरा नाम खुशी है और मैं बड़ी खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया करती थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी उसी कॉलेज के अंदर एक विवेक नाम का लड़का भी पढ़ा करता था। अब विवेक से मुझे प्यार हो जाता है और इस प्यार के चलते हम दोनों एक दूसरे से लव मैरिज कर लेते हैं। अब इस लव मैरिज से मेरे घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरे घर में मेरी एक माँ थी और मेरी माँ मेरे हर फैसले को सही समझा करती थी। लेकिन जो विवेक के घर वाले होते हैं वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और वह विवेक से घर से निकलने के लिए बोल देते हैं जब हम लोग वहां पर जाते हैं। तो इसके बाद विवेक मुझे लेकर शहर में रहने लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और हम लोग दोबारा से विवेक के पुश्तैनी घर में रहने लगते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद विवेक के परिवार वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बस केवल बेटे के मोह की वजह से वो मुझे घर के अंदर रख रहे थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ सब कुछ ठीक होने लगता है। धीरे धीरे मेरी सास भी मुझसे अच्छा व्यवहार करने लगती है, मेरा ससुर भी मुझसे अच्छा व्यवहार करने लगता है और मेरी जो जेठानी होती है वो भी मुझे घर का ही हिस्सा समझने लगती है, वरना अब तक वो मुझे बुरी तरह से ट्रीट किया करती थी। लेकिन तभी जब हमारे खुशियों के दिन चलते हैं और हमें इस बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम राहुल है, तो उसी दौरान जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद मुझे इस बात का बड़ा बुरा लगता है क्योंकि अब तक जो मेरी अकलौती माँ थी वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और मेरा मायका भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अब जिस पति से मैं प्यार किया करती थी और जिसके पीछे इस घर के अंदर रह रही हूँ वह पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके बाद जो मेरे ससुराल वाले होते हैं मेरे पति की शोक सभा से पहले मुझे घर से निकाल देते हैं और मेरे बच्चे को भी घर से निकाल दिया था। अब यहाँ पर मैं उनसे कहती भी हूँ कि तुम लोग ऐसा मत करो, चलो मुझे तो भले ही घर से निकाल दो लेकिन ये बच्चा तो तुम्हारे बेटे का है। लेकिन वो लोग मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये हमारा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा है और इसे तुम पाल पोस कर बड़ा करो। दरअसल यहाँ पर जो खुशी का जेठ था उसने माता पिता को भड़का दिया था और कह दिया था कि ये तो ऐसे इस तरह से है, कहीं ऐसा ना हो इसी की चाल की वजह से छोटा भाई इस दुनिया को छोड़कर गया हो और उसी वजह से जो सास ससुर होते हैं वो उसे धमकाकर वहां से भेज देते हैं। अब यहाँ पर जो खुशी होती है वह उस घर से तो निकल आती है, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो लोग अंदर नहीं लेते। तो उसके बाद वह सोचने लगती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर खुशी के सामने केवल एक ही रास्ता होता है कि वह कैसे भी करके अपने आप को इस दुनिया से विदा कर ले और वो भी अपने बच्चे के साथ, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद उसके बच्चे का क्या होगा। मायका तो उसका पहले ही खत्म हो गया था और यहाँ पर जो पति था वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। तो उसके बाद वह सोचने लगती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन तभी उसे अपने पति की एक ऐसी बात याद आती है जिस याद को आने के बाद वह सोचती है कि नहीं, अभी नहीं, वहां पर जाकर पहले ये काम करूंगी और उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करूंगी, वो भी अपने बच्चे के साथ। दरअसल यहाँ पर उसकी और उसके पति की नैनीताल घूमने की काफी ज्यादा इच्छा थी और वो दोनों उत्तर प्रदेश के एक शहर में रहा करते थे। अब वहां से वो बार बार नैनीताल घूमने के सपने देखा करते थे और पति कह रहा था कि कोई बात नहीं, जब हमारे पास थोड़े से पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग नैनीताल घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया और जब पत्नी अब अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करती है तो वो सोचती है कि मैं पहले अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी कर देती हूं और उसके बाद ये सब कुछ कर लूंगी। यही सोचकर जो पत्नी होती है अपनी गले की उस सोने की चैन को उतारती है और उसे एक सुनार को बेचकर कुछ पैसे लेती है और उन पैसों को लेकर अपने बेटे के साथ सीधा नैनीताल घूमने के लिए चली जाती है। वहां पर जाकर वह अच्छी तरह से घूमती है और घूमने के बाद जब उनका घूमना कंप्लीट हो जाता है तो वह सोचती है कि क्यों ना अब उस काम को किया जाए जिस काम के बारे में मैंने सोचा था। और इसी वजह से वो वहीं के एक ऊंचे से पहाड़ पर चढ़ जाती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर पहाड़ की किनार पर खड़ी हो जाती है। सोचती है कि अगर मैंने यहां से छलांग लगा दी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां पर जब बच्चा उसकी गोद में होता है और वह पूछता है कि मम्मा हम यहां पर क्यों खड़े हुए हैं और यहां से अगर हम नीचे गिर गए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद मां के पैर कांप जाते हैं और उसे लगने लगता है कि मैंने तो चलो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन इस बच्चे का क्या खोट है और ये इस दुनिया को छोड़कर भला क्यों जाए, और अगर मैं इसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई तो उसके बाद इसका भरण पोषण कौन करेगा। यह सोचकर वह अपना इरादा बदल लेती है और उसके बाद सोचती है कि चाहे जो भी हो मैं अपने बच्चे की देखरेख करूंगी और मेहनत करके इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो खुशी होती है वह अपने बच्चे के साथ जीवन जीने का फैसला करती है। लेकिन जैसे वो देखती है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ भी पैसा रुपया था वो सारा पैसा उसने खर्च कर दिया और बचा कुचा पैसा गरीबों में दे दिया, क्योंकि उसके इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद ये पैसा उसके किसी भी काम का नहीं था। अब वह पूरी तरह से कंगाल थी और बच्चे को अब भूख लगने लगी थी। तो वह कहने लगता है कि माँ मुझे कुछ खाना है और मुझे कुछ खाना दे दो। इसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वह सोचती है कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं को काम देख लेती हूँ और कोई ना कोई काम तो मुझे ऐसा मिल ही जाएगा जिससे हम दोनों माँ बेटे को खाने के लिए खाना तो मिल ही जाए। यही सोचकर यहाँ पर जो
खुशी होती है वह वहां से रिहायशी इलाके में आती है और वहां पर इधर उधर छोटी मोटी दुकानों पर या छोटे मोटे रेस्टोरेंट पर अपने लिए काम ढूंढने लगती है। अब ढूंढने से उसे काम मिल भी जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे स्थायी काम नहीं मिलता है, बस 1-2 दिन के लिए काम मिलता है और उसके बाद मालिक मना कर दिया करता। अब इसी तरह से यहाँ पर जो खुशी होती है अपने छोटे बच्चे राहुल के साथ इधर उधर घूमती है और अपने लिए काम ढूंढती रहती है। जब एक जगह पर उसे काम नहीं मिलता है तो उसके बाद दूसरे नगर में या दूसरे कस्बे में चली जाया करती और वहां पर भी काम ढूंढती है। सोचती है कि कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कोई स्थायी काम मिलेगा। और जैसे एक दिन वो नैनीताल से पासी के गांव में जा रही थी तो तभी रास्ते में अचानक से जोर से बादल गरजते हैं और जोर जोर से बारिश होने लगती है। आज सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है और जब बारिश आ जाती है तो माँ को अपने बेटे का ख्याल आता है और वह सोचने लगती है अगर ये बारिश में भीग गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा और ये बीमार भी पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो खुशी होती है वह आशीष का दरवाजा खटखटाती है और आशीष उन्हें घर के अंदर ले लेता है और दूसरे दिन उठकर वह उसके घर को साफ करके वहां से जाने लगती है और आशीष उसे पूरी कहानी पूछता है। अब जब यहाँ पर आशीष उसकी पूरी कहानी सुनता है तो वह भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है, क्योंकि इसकी जिंदगी भी उसी की तरह थी। बचपन में पिता का साया सर से उठ गया और उसके बाद माँ ने जैसे तैसे करके बड़ा किया और जिस पति से शादी हुई वह पति भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब तो इसके पास कोई भी सहारा नहीं है, जबकि आशीष तो अपने घर में रह सकता है, उसके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है और उसको करके वह अपना जीवन जिया करता है। तो यहाँ पर आशीष को लगने लगता है कि क्यों ना मैं इस महिला को सहारा दूं और ये इस घर के अंदर अगर ऐसे ही साफ सफाई रखेगी तो मुझे इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। यही सोचकर जो आशीष होता है वह कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं अगर तुम्हें कोई काम बताऊं तो क्या तुम उस काम को करोगे। तो यहाँ पर जो खुशी होती है वो कहती है कि अगर आप मुझे काम बता दोगे और मेरा गुजारा हो जाए तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आशीष होता है वो कहता है देखो, जिस तरह से आज तुमने मेरे घर को साफ किया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तुम इस घर के अंदर रहकर इस घर को अच्छी तरह से संभालो और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेवारी मैं उठा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे सकता। अब यहाँ पर खुशी को इतना ठिकाना ही काफी था कि जो उसके और उसके बच्चे की जिम्मेवारी को उठा ले और वह कोई छोटा मोटा काम करके अपने बच्चे को पाल सके। तो वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बेशक से यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जो खुशी होती है वहीं पर काम करने लगती है। इधर जो छोटा बेटा राहुल होता है वह भी आशीष से पूरी तरह से घुल मिल गया था और आशीष खेतों में काम किया करता है। खेत इनके घर से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 200 से 300 मीटर दूर है और वहां पर जाकर आशीष दिन में काम किया करता है। और कभी कभी जो खुशी होती है वो खाना बनाकर खाना लेकर आशीष के पास खेत पर ही पहुंच जाया करती है। अब जब ये बातें लगभग 3 महीने तक होती हैं तो 3 महीने बाद गांव में इस बात की चर्चा होने लगती है कि आशीष, जिसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, उसने एक जवान महिला को अपने घर के अंदर रख रखा है और गांव का पूरा माहौल खत्म कर रखा है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं उनके बारे में और कहने लगते हैं कि इसने तो पूरे गांव की नाक कटा रखी है। ये बातें घूमते घूमते आशीष तक भी पहुंचती हैं, लेकिन आशीष अब इस घर के अंदर बहुत ही अच्छा महसूस किया करता था और उसे अपनी पत्नी की याद बिल्कुल भी नहीं आया करती थी, क्योंकि सुबह सुबह आंख खुलते ही उसे राहुल मिला करता और जब वह खेत से लौटा करता तो भी राहुल उसे मिला करता और उसके पास खेला करता। वह उसे कहा तो अंकल कराया करता था, लेकिन आशीष को उसके अंदर अपना बेटा दिखाई दिया करता है। जब ये बातें उसके कानों तक पहुंचती है तो वह इन बातों को नेगलेक्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक से सुबह सुबह गांव के कुछ जिम्मेदार लोग वहां पर आ जाते हैं और आने के बाद आशीष को धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है जैसा तुम कर रहे हो, इस तरह से किसी अन्य महिला को घर के अंदर नहीं रख सकते और गांव के अंदर तुम्हें पता है जवान बहू बेटियां भी हैं, वो सभी तुम्हारे बारे में बातें बना रही हैं। अब यहां पर आशीष पहले तो उनको समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखिए मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये केवल मेरे घर का काम किया करती है और मैं इसको और इसके बच्चे को पाल रहा हूं, इससे ज्यादा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन गांव वाले किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वह कहते हैं कि अगर यही चलता रहा तो हम लोग तुम्हें इस गांव के अंदर नहीं रख सकते और हम तुम्हें इस गांव से निकाल देंगे और तुम्हें गांव कैसे भी करके छोड़ना पड़ेगा। अब यह बात सुनकर आशीष बड़ा हैरान हो जाता है। इधर जो खुशी होती है वह भी बाहर आकर इन सभी बातों को सुन रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आशीष और खुशी को देखकर यहाँ पर जो नन्हा लड़का राहुल होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे और जब आशीष राहुल की आंखों में आंसू देखता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है और वह न जाने क्या सोचकर एकदम से घर के अंदर जाता है और घर से पूजा घर से सिंदूर की डिब्बी लाता है और खुशी की मांग में सिंदूर भर देता है। कहता है कि ठीक है, आपको यही तो है ना कि अनजान महिला है, अब तो ये मेरी पत्नी हो गई और अब आप लोगों इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते और मैं और ये पति पत्नी है और इसी घर के अंदर रहेंगे। इस बात को देखते ही यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और पूरी की पूरी बोलती एकदम से बंद हो जाती है। वो लोग एकदम से खामोश रह जाते हैं और यहाँ पर जो आशीष होता है वो कहता है कि चलो अपना अपना काम करो और ये मेरी पत्नी है और हम दोनों के बीच में अगर फालतू बोला तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूं। इसके बाद यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं दबे पांव वहां से वापस निकल जाते हैं और आशीष, खुशी और राहुल वहीं पर खड़े रह गए थे। यहाँ पर खुशी पूरी तरह से हैरान है कि इन्होंने ये क्या कर दिया और अब क्या होगा। लेकिन तभी जो आशीष होता है वो कहता है कि देखो खुशी,
अगर तुम्हें बिल्कुल भी बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये लोग बातें ऐसी कर रहे थे जिन बातों से मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ये कदम उठा दिया। इस बात को तुम बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। लेकिन यहां पर खुशी इस बात को देखकर एकदम से पूरी तरह से सीरियस हो गई थी और वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। हालांकि यहां पर जो आशीष होता है वह भी मनी मन उसे बहुत ज्यादा चाहने लगा है, क्योंकि इसकी उपस्थिति उसे बड़ी अच्छी लगा करती है और इस बच्चे से भी काफी ज्यादा वो कनेक्ट हो गया है। तो यहां पर जो आशीष होता है वह भी उसकी तरफ मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, मैं खेतों पर जा रहा हूं। लेकिन उसके बाद से उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं और जब ये नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं तो यहां पर एक दिन आशीष अपने प्यार का इजहार खुशी से कर देता है और खुशी भी अपने प्यार का इजहार आशीष से कर देती है। कहती है कि पता नहीं जाने कैसे मुझे आपसे लगता है प्यार हो गया है और आपके बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसके बाद दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और यह दोनों एक मंदिर में जाकर अपनी शादी करा लेते हैं और शादी करने के बाद अब जो नन्हा राहुल होता है वह आशीष को आज तक भी पिता ही कहा करता है। फिलहाल राहुल की उम्र काफी हो चुकी है और वह कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करता है। आशीष और खुशी अभी तक उसी घर के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी समस्या नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।